हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने आईडी मेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयोडीन टाइट्रेशन का ही एक नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज आयोडोमेट्री। ओके, आयोडोमेट्री। वहाँ आईडी में क्या था, डायरेक्ट टाइट्रेशन था। आयोडीन को डायरेक्टली हम रिएक्ट करवा दे रहे थे। जो भी आयोडीन था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको हम रिएक्ट करवा दे रहे थे किसी एनालेट से। ठीक है, तो और एनालेट हमारे वहाँ पर क्या थे, रिड्यूसिंग एजेंट्स थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने आपको इससे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक टेबल टाइप की दी थी। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो आयोडोमेट्री होती है उसमें जो हमारा टाइट्रेंट होता है वो क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो यहाँ हम टाइट्रेंट का यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का। अब ये सोडियम थायोसल्फेट किस से रिएक्ट करता है आपको पता है। हमने अभी एनालेट की तरह भी इसे यूज करके देख चुके हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप सोडियम थायोसल्फेट की खुद एक बात करो तो एक ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, यानी ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर जाएगा और ये रिजल्ट्स आपको दे देगा। तो टाइट्रेंट इसमें हम इसको क्या यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, वो भी स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड सोल्यूशन बनाते हैं सोडियम थायोसल्फेट का, और उससे हम एनालाइज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को, यानी जो एनालेट हो गए हैं इस केस में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, जैसे कि K2Cr2O7 हो गया, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4, फेरिक सॉल्ट्स, कॉपर सल्फेट, ये सब क्या होंगे, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है, तो जो हम टाइट्रेंट रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर एनालेट हमारे जो होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से ये तो क्लियर हो गया कि हमारे यहाँ पर टाइट्रेंट कौन है और एनालेट्स कौन है। अब हम बात करेंगे कि इसमें हम इनडायरेक्टली आयोडीन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। अभी तक तो हमने क्या किया था, आईडीमेट्री में सीधे सीधे आयोडीन को ले लिया और उससे हमने एनालेट्स को एनालाइज कर लिया। यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास जब इस तरह के एनालेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमें आयोडीन टाइट्रेशन से एनालाइज करना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, किसी भी ऐसे एनालेट को रिएक्ट करवा देंगे आयोडाइन से और लिबरेट करवा देंगे आयोडीन को। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, अपने एनालेट को आयोडाइड आयन से रिएक्ट करवाना है और आयोडीन को लिबरेट करवाना है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, क्योंकि इस टाइट्रेशन में हमें क्या एनालाइज कर रहे हैं, लिबरेटेड आयोडीन, लिबरेटेड आयोडीन फ्रॉम रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन एंड एनालेट। और इस लिबरेटेड आयोडीन को हम यूज़ करते हैं टाइट्रेशन के लिए। और वो आयोडीन किससे बनी है मिलके, आयोडाइड आयन से और एनालेट से। तो जब हम इस एनालेट को, ठीक है, जब हम इस एनालेट को आयोडाइड आयन से रिएक्ट करवा रहे हैं तो आयोडीन इवॉल्व हो रही है, और उस आयोडीन को हम क्या कर ले रहे हैं, टाइट्रेशन कर ले रहे हैं उसका। तो जितने इसके मॉलिक्यूल होंगे उतने आयोडाइड आयन क्या होंगे, आयोडाइड आयन इसमें रिएक्ट करेंगे और उसी रेशियो में आयोडीन इवॉल्व होगा। और कितना आयोडीन इवॉल्व हो रहा है इसको हम पता कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड और सल्फेट, और हमें अल्टीमेटली ये पता चल जाएगा कि कितना आयोडीन रिलीज हुआ, इसका मतलब कितना एनालेट उसमें प्रेजेंट था। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, डिटरमाइन कर लिया इनडायरेक्टली
कि कितना एनालेट इसमें प्रेजेंट है। देखिए आप डायरेक्टली देखोगे तो आयोडीन और इसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, एनालेट का और आयोडीन का डायरेक्टली रिएक्शन आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, आयोडीन को जनरेट करवा के पता कर ले रहे हैं कि कितना एनालेट है। इसीलिए इस मेथड को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, दैट्स वाई, आप इसको नोट कर लीजिए, दैट्स वाई मेथड नोन एज इनडायरेक्ट मेथड। ओके, अब देखिए थोड़ा सा इसकी अब रिएक्शंस को देख लेते हैं, क्या हो रहा होगा इसके अंदर। तो हमने बात की हम आयोडाइड आयन का यूज कर रहे हैं, तो कैसे यूज कर लेंगे, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड क्या दे रहा होगा, K प्लस आई नेगेटिव आयन। अब ये जो हमारे आई नेगेटिव आयन है ये आपके ऑक्सीडाइज होंगे, क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइज होंगे, यानी इनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये आयोडीन बन जाएंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे यहाँ पर शो कर देते हैं, इसकी जगह आप रिएक्शन लिखोगे तो सीधे सीधे एनालेट आ जाएगा, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगी, बट मैंने इस कॉमन रिएक्शन आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखाया है कि जब एनालेट से, यहाँ पर एनालेट होगा, एनालेट से इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसने एनालेट को दे दिए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यानी ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली हम इस डायरेक्शन में जब जाते हैं तो रिडक्शन हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, आयोडीन इवॉल्व करवा दिया, पहली चीज। ठीक है, आयोडीन को इवॉल्व करवा दिया। अब ये आयोडीन इवॉल्व कैसे हो रहा है, एक दो रिएक्शन हम उसकी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉपर सल्फेट का कोई सोल्यूशन है, आई मीन एनालेट है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में से हमें क्या मिलने वाला है, कॉपर सल्फेट में से Cu प्लस मिल जाएगा, और हमारे पास क्या है, जो बैलेंस में साथ में कर दे रही हूँ इसको, डोंट बॉदर अबाउट दैट। आयोडाइड आयन है हमारे पास। जब ये आयोडाइड आयन आपके एनालेट आयन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, बिकॉज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2Cu प्लस क्या बना आपका I2। अब यहाँ पर ये I2 क्या है, लिबरेट हो रहा है, और इस लिबरेटेड I2 को हमें क्या कर लेना है, एनालाइज कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल अगर हम KMnO4 की बात करें, जैसे हमने यहाँ पर एनालेट में लिखा है ना KMnO4, तो KMnO4 में अगर हम बात करें एनालेट पार्ट की, तो हमारे पास क्या होगा, MnO4 नेगेटिव प्लस क्या होगा, वो आपके आयोडाइड आयन से रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर वो देगा आपको, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं एसिडिक मीडियम में लेते हैं, तो एचाइन भी लिख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा Mn+2 प्लस यहाँ पर हमारा आयोडीन लिबरेट हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर भी हमने एचाइन लिखा है तो H2O भी लिख दो, और इसे हम बैलेंस कर देंगे तो ये हो जाता है 2 10 16 16, और कितने आयोडीन है यहाँ पर हमारे पास, 10 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो सपोज हमारे पास KMnO4 एज ए एनालेट है, और KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया, आपके आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, और कन्वर्ट कर दिया आपके I2 में, और I2 हमारा लिबरेट हो गया। इस I2 को हम क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। ठीक है,
तो आपको टेक्निकल पार्ट इसका समझ में आ गया कि कैसे आपका I2 को हम कैसे हम I2 को लिबरेट करा रहे हैं आयन से। अब हम बात करते हैं कैसे हम अपना टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसका सेटअप करने के लिए देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। हमने आयोडीन फ्लास्क के अंदर अपना एनालेट सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, ये आयोडीन फ्लास्क है हमारा, इसके अंदर हमने अपना एनालेट सोल्यूशन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल हमारा एनालेट सोल्यूशन में KMnO4 प्रेजेंट है, यही लिख लेते हैं क्योंकि हमने रिएक्शन सामने लिखी हुई है यहाँ पर, तो इसी को हम मेंशन कर देते हैं। KMnO4 है मान लीजिए हमारा एनालेट। ठीक है, तो एनालेट ले लिया सबसे पहले। उसके बाद हम इसमें एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को ऐड करते हैं। तो ये नोन अमाउंट होता है हमारा एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन जो हमने लिया है नोन अमाउंट में एक्सेस में, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोग एक बार बैक टाइट्रेशन की भी बात कर चुके हैं। वहाँ पर हम एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन करा देते हैं और बचे हुए चीज़ को हम क्या कर लेते थे, एनालाइज कर लेते थे। तो यहाँ बची हुई चीज़ को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ लिबरेटेड चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टाइट्रेशन कहला रहा है इसीलिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ KI सोल्यूशन इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या छोड़ देंगे इसको रिएक्शन के लिए थोड़ी देर, तो रिएक्शन हो जाएगी तो क्या होगा, ये वाला आप इसमें स्टेप लिख लोगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी इसके अंदर जो कि मैंने बता रखी है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, यहाँ पर आप जो पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन कह रहे हो KI, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन से ये आया है आयोडाइड आपका आयन जो है। ठीक है, तो ये रिएक्ट हो जाएगा इसके अंदर। अब जब ये रिएक्ट हो जाएगा तो आयोडीन क्या होगी, इसमें से लिबरेट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट स्टेप में इंडिकेटर ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिकेटर ऐड करेंगे। अब इंडिकेटर क्या कर रहा है, हमारा जो इंडिकेटर है, जो I2 यहाँ से लिबरेट हो रही है, तो I2 जो लिबरेट हो रही है इसके साथ क्या करा इंडिकेटर ने, इंडिकेटर हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेसिफिक इंटरनल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, दैट इज स्टार्च। ओके, तो स्टार्च ने इसको क्या कलर दिया, ब्लू कलर दे दिया, यानी कि टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ब्लू कलर का सोल्यूशन प्रेजेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ स्टार्च की जगह पर हम सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट भी यूज़ कर सकते हैं, अगेन मैं रिपीट करूँगी। ठीक है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस स्टेप पे क्या कर रहे हैं, अपने इस सोल्यूशन को जो हमने बना रखा है इसको टाइट्रेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम थायो सल्फेट की हेल्प से, जो कि हमने ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज कर रखा है। ओके, इसको हम अब टाइट्रेट कर लेते हैं। तो फाइनल स्टेप हमारा हो गया टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन करने के बाद हमें एंड पॉइंट पे क्या मिलता है, क्योंकि क्या होगा, मैंने आपको बताया एंड पॉइंट पर हमारा सारा आयोडीन जो होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा। ये तो बचेगा क्या, स्टार्च बचेगा और आयोडाइड आयन बचेंगे एक्सिस वाले। ठीक है, तो एंड पॉइंट पर हमारे पास सिर्फ स्टार्च बचता है, क्योंकि आयोडीन क्या हुआ, आयोडीन ने किससे रिएक्शन कर ली यहाँ पर, S2O3 - 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट है तो उसको शॉर्ट में ऐसे लिख लेंगे। तो इसने किसके साथ रिएक्शन कर ली, हमारे SO4O6 - 2 प्लस हमें क्या मिले हैं, आयोडाइड आयन्स मिले हुए हैं। अब ये जो स्टार्च है आयोडाइड आयन के साथ तो रिएक्शन देगा नहीं, ठीक है, यानी कि कोई कलर नहीं देगा, क्योंकि हमें पता है जो स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ ही ब्लू कलर देता है। तो इसका मतलब एंड पॉइंट पर हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, और हमें एंड पॉइंट मिल जाएगा। इस रिएक्शन को आप चाहो तो बैलेंस भी कर लीजिए 2i। ठीक है, ठीक है, तो इंडिकेटर कि आयोडाइड आयन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है तो कलरलेस ऑन द एंड। तो दिस वाज अबाउट आइडोमेट्री टाइट्रेशन। तो
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आपको एक दो एग्जांपल्स बता दे रही हूँ ड्रग के, अगर मिलते हैं तो मुझे। तो वैसे तो आपके सिलेबस में ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको एप्लीकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही था, कॉपर सल्फेट की हम बात कर रहे थे क्योंकि हमने एज एनालेट लिखा हुआ था उसे। तो सॉरी, या हमने कॉपर सल्फेट लिखा है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो एप्लीकेशन है वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम एसे ऑफ कॉपर सल्फेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करने के लिए अब वही चीज़ है कि इसका हमें फिर से अल्टीमेटली हमें क्या निकालना पड़ता है, ऐसे के फॉर्मूले में हमें पुट करना पड़ेगा इसकी नॉर्मेलिटीज, और सॉरी आपका जो स्टैंडर्डाइज्ड सोडियम थायोसल्फेट है, इसकी एक्चुअल नॉर्मेलिटी और जितनी आपने बनाने की कोशिश की थी वो नॉर्मेलिटी, और क्या लगेगा, फैक्टर लगेगा। तो अगर हम कॉपर सल्फेट का ऐसे की एग्जाम्पल की बात करते हैं और फैक्टर लगाना है हमें, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो लगभग ये आ जाता है हमारा 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल Na2S2 O3 equivalent to 0.02497 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये जो देखिए फैक्टर्स होते हैं ना, ये आपको वैसे तो आईपी में भी मिल जाते हैं, इंडियन फार्माकोपिया में भी मिल जाते हैं, बट आपको एक प्रैक्टिस होना चाहिए इनको कैलकुलेट करने की। कभी आप आइडियल कंडीशन में नहीं कैलकुलेट करो। देखिए आईपी में कभी ऐसा दे रखा है आपके पास जो कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है उसका जो हाइड्रेशन है, मतलब ये 5H2 लिखा है कुछ और है, तो आपको तो जो आपके पास प्रेजेंट है उसका फैक्टर निकालना है, तो उस हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट पुट करेंगे, तो इसलिए आपको फैक्टर ज़रूर निकालना आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम यहाँ पर एचए ऑफ कॉपर सल्फेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी एनोलेट है हमारे पास, पोटेशियम पर मैग्नेट है, कितना उसका अमाउंट है पोटेशियम पर मैग्नेट, बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में एज इट इज़ यूज़ होता है, तो हम उसको सीधे सीधे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बाय।